नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल शपथ फॉर सिविल सर्विस में। आज हम लोग पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर एवं भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय के बारे में। तो ये आधुनिक भारत के अंतर्गत आता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। और ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर एग्ज़ाम में जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं इससे 5-6 क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बंगाल के गवर्नर से। पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, कार्यकाल 1757 से 1760 ईस्वी एवं दूसरा कार्यकाल 1765 से 1767। चलिए अब इनके बारे में देखते हैं कि क्या कहा गया है। इसने मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेवारी नवाब के हाथों में थी। क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्रों के लिए 2 उपदीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद राजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया। अन्य गवर्नर वेरेलस्ट, कार्यकाल 1767 से 69 ईस्वी, कार्टियर 69 से 72 ईस्वी, वारन हेस्टिंग 72 से 74 ईस्वी। बंगाल के गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता पहुंचा, है ना। तो देखते हैं अब आगे। 1772 ईस्वी में वारन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर और 1773 में के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1774 ईस्वी में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। उसने राजस्व सुधार के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसने की? तो किसका आंसर क्या देंगे? वारन हेस्टिंग्स, है ना। उसने सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता हस्तांतरित किया। अधिनियम 1781 द्वारा गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिलिंग एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया। बनारस के राजा चैत सिंह के साथ विवादास्पद संबंध, नंद कुमार को फांसी, अवध की बेगमों से ज्यादती, इसके कारण हेस्टिंग्स ने के इंग्लैंड वापस लौटने पर बर्क के आरोप पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में महाभियोग चलाया गया, किंतु वह आरोप मुक्त हुआ। कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया गया। वारन हेस्टिंग्स के समय ही कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया गया। हेस्टिंग्स ने जिम्मेदारियों से न्यायिक अधिकार छीनकर 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में एक दीवानी न्यायालय एवं एक सदर न्यायालय स्थापित कराया। वारन हेस्टिंग्स ने कंपनी के अधिकारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगाया। उसने मुग़ल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में हेस्टिंग्स ने इस्तीफा दे दिया। इसी काल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो विलियम जोन्स ने। कब किया गया? तो 1784 ईस्वी में। कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में इसी के काल में हुआ। तो कलकत्ता मदरसा का स्थापना किसके कार्यकाल में हुआ? तो वारन हेस्टिंग्स के समय बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति की गई। रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन प्रणाली लगाई और वारन हेस्टिंग्स ने इसे समाप्त कर दिया। कब समाप्त कर दिया? 1784 के रोहिला युद्ध में। युद्ध 1775 से 82 का प्रथम मराठा युद्ध तथा 1782 में सालाबाई की संधि हुई। 1780 से 84 का द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ। इसी के समय 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। हेस्टिंग्स के समय 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स अगस्तस हिक्की ने किया। नेक्स्ट देखेंगे अब हम लोग सर जॉन मैकफर्सन, कार्यकाल 1785 से 86, कार्यकारी अस्थायी गवर्नर जनरल रहा। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 और दूसरा कार्यकाल 1805 ईस्वी। इसने जिले के समस्त शक्ति कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी। इसने भारतीय न्यायाधीश से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 3 बंगाल एवं 1 बिहार के लिए कुल 4 भ्रमणशील अदालतें स्थापित करवाई। कॉर्नवालिस ने 1793 में शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया। इसके द्वारा
कलेक्टरों की न्यायिक शक्ति छीन ली गई और उसके पास मात्र कर संबंधी अधिकार रहे। इसने वकालत पेशा को नियमित बनाया। कॉर्नवालिस ने ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदार को पुलिस अधिकार से वंचित कर दिया। जिलों में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया। यूरोपीय अधिकारियों के वेतन में वृद्धि की और उसके निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगाया। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% 10/11 भाग कंपनी को तथा लगभग 1/11 भाग अपने पास रखना होता था। अस्थायी बंदोबस्त की योजना सर जॉन शोर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। प्रशासन का यूरोपीयकरण किया। अब भारतीयों को सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जा सकता था। कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवाएं प्रारंभ की, इसलिए कॉर्नवालिस को नागरिक सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। तो नागरिक सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। 1805 ईस्वी में कॉर्नवालिस दोबारा भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए, लेकिन गाजीपुर में उनकी मृत्यु हो गई। सर जॉन शोर 1793 से 1998 ईस्वी इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। इसी के समय निज़ाम तथा मराठों के बीच 1795 में खुर्दा की लड़ाई हुई। इसी के समय इलाहाबाद की कंपनी के साम्राज्य में विलय हुआ। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी बंगाल का शेर। इसने सहायक संधि की नीति को अनिवार्य किया। भारत में यह नीति सर्वप्रथम डुप्ले ने अपनाया था। सहायक संधि करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798 ईस्वी, मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध 1801 ईस्वी, पेशवा दिसंबर 1802, बरार एवं भोसले दिसंबर 1803, सिंधिया 1804 एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर। नोट: इंदौर के होलकारों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की। उसने कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई। वह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक कंपनी के स्थान पर एक शक्तिशाली राजनैतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। सर जॉर्ज वॉरले 1805 से 7 तक रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थक था। इसी के समय प्रमुख घटना बेलोर की सिपाही का विद्रोह हुआ, जो 1806 ईस्वी में हुआ। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 13 ईस्वी ने बुंदेलखंड एवं नागपुर के विद्रोह को दबाया। 1813 का चार्टर एक्ट पारित, जिसमें शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुई। इसी के समय तृतीय मराठा युद्ध 1817 से 19 तथा मराठा परिसंघ का कंपनी में साम्राज्य में विलय। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1818 हुआ। मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा 1820 में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया। इसी के समय 1822 ईस्वी का टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। तो मान लीजिए क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, काश्तकारी अधिनियम किसके द्वारा लागू किया गया? तो मिंटो प्रथम के द्वारा या लॉर्ड मिंटो के द्वारा। लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल कब तक था? 1807 से 13 ईस्वी के। लॉर्ड हास्टिंग 1813 से 23। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में अंग्रेजी सेनापति जनरल ऑक्टरलोनी, कर्नल निकोलसन व गार्डनर ने गोरखा राजा अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण के लिए विवश किया और दोनों के बीच नवंबर 1815 में सुगौली की संधि चंपारण बिहार में हुई। सिक्किम अंग्रेज़ों को मिला। इसने पिंडारिया का दमन किया। पिंडारियों ने नेता वासिल मोहम्मद
चीतू एवं करीम खां थे। इसने प्रेस से प्रतिबंध हटा लिया, मराठों को अंतिम रूप से पराजित किया। इसी के काल में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज 1817 में स्थापना हुई। जॉन सैडम 1823 ईस्वी अस्थायी नियुक्ति समाचार पत्र प्रेस के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया। अब क्वेश्चन बन सकता है कि समाचार पत्र प्रेस के लिए लाइसेंस अनिवार्य किसने किया? तो जॉन एडम्स ने। कार्यकाल 1823 ईस्वी। लॉर्ड एम्सहर्ट 1823 से 28। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने बर्मा को पराजित किया और 1826 ईस्वी में दोनों के मध्य यादवों की संधि हुई। 1824 ईस्वी का बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय हुआ। अब क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, बैरकपुर का सैन्य विद्रोह किसके कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड एम्सहर्ट के कार्यकाल में हुआ। विलियम वाइले 1828 ईस्वी अस्थायी नियुक्ति। लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक मिल तथा बैथम के विचारों से प्रभावित बेंटिक कट्टर व्हिग उदारवादी था। बेंटिक 1803 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर बना। उसी के समय 1806 में माथे पर जातीय चिन्ह लगाने तथा कानों में बालियां न पहनने देने पर वेल्लोर में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1833 ईस्वी के एक्ट द्वारा भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक हुआ। बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में बंगाल में 1830 में समस्त भारत में धारा 17 के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। बेंटिक ने कर्नल सलीमन के सहयोग से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया। बेंटिक ने शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। बेंटिक ने 1833 के एक्ट द्वारा धारा 87 के अनुसार योग्यता को ही सेवा का आधार माना, ना ही जाति या रंग को। बेंटिक ने मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी। बेंटिक ने मैसूर 1831 ईस्वी में, दुर्ग 1834 ईस्वी एवं मध्य कछाड़ 1834 ईस्वी में कंपनी साम्राज्य को विलय किया। बेंटिक कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपीलीय तथा सर्किट न्यायालयों को बंद करवा दिया। इसका कार्य मजिस्ट्रेटों तथा कलेक्टरों में बांट दिया। न्यायालय में फारसी के स्थान पर स्थानीय भाषा का प्रयोग की अनुमति दी। बेंटिक ने खराब स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दे दिया 1835 में। चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 36। इसने प्रेस से नियंत्रण हटाया, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42। इसके समय प्रथम अफगान युद्ध 1839 से 42 ईस्वी में हुआ। 1839 ईस्वी में ऑकलैंड ने कलकत्ता से दिल्ली के ग्रांड ट्रैंक रोड की मरम्मत करवाया। लॉर्ड ऑकलैंड के समय ही भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की। लॉर्ड एलिनब्रो 1842 से 44 ईस्वी। इसके समय 1833 के एक्ट द्वारा 1843 में दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके समय प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। इसने अगस्त 1843 में सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 48। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। इसने नर बलि एवं सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। इसने उत्पाद कर से बहुत सी वस्तुओं को कर मुक्त किया। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56। डलहौजी ब्रिटिश राज का एक सशक्त गवर्नर जनरल था। उसकी राजनीति साम्राज्यवादी नीति पर आधारित थी। शिक्षा में सुधार के लिए वुड्स डिस्पैच 1854 उसकी प्रमुख देन थी। अब कहेगा वुड्स डिस्पैच किसके कार्यकाल में दिया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी ने द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध में बर्मा को पराजित कर 1852 में लोअर बर्मा एवं पीगू का अंग्रेज साम्राज्य में विलय कर लिया। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टर के साथ
दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर 1850 में अधिकार कर लिया। डलहौजी ने व्यापकगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आधार पर अनेक रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। डलहौजी ने 1853 में कर्नाटक के नवाब को पेंशन बंद करवा दी। डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे 1856 में अंग्रेजी राज में मिला लिया। अंतिम अवध नवाब वाजिद अली शाह था। उसने तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ एवं सैन्य मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। उसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। उसी के समय सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर रेल चलाया गया। 16 अप्रैल 1853 लॉर्ड डलहौजी के समय बम्बई से थाने 34 किलोमीटर रेल चलाया गया सर्वप्रथम। इसी के समय पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन आरंभ हुआ। 2 पैसे की दर से भारत में कहीं भी पत्र भेजा जा सकता था। उसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। डलहौजी ने भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया। कराची, कलकत्ता एवं बम्बई के बंदरगाहों को आधुनिक बनाने का प्रयास किया गया। 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। डलहौजी ने पहली बार कलकत्ता एवं आगरा के बीच तार सेवा शुरू करवाया। उसने धारा 90 के तहत ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 ईस्वी के काल में 1857 ईस्वी का प्रसिद्ध विद्रोह हुआ। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटिश अर्थशास्त्री विलियम्स को भारत बुलाया। इसने 500 रुपये से अधिक आय पर आयकर लगाया और आयात पर 10% एवं निर्यात पर 4% कर निश्चित किया। इसके समय इंडियन हाई कोर्ट एक्ट द्वारा बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसने 1859 ईस्वी में नागरिक विधि संहिता CPRC, 1860 ईस्वी में मैकाले द्वारा तैयार भारतीय दंड संहिता IPC तथा 1861 में फौजदारी विधि संहिता CRPC का निर्माण करवाया। CRPC का निर्माण किसने करवाया? तो लॉर्ड कैनिंग ने, है ना। IPC और CRPC का निर्माण इसी ने करवाया। 1856 में लंदन विश्वविद्यालय में मॉडल पर कलकत्ता, बम्बई एवं चेन्नई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1857 ईस्वी में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट पद को समाप्त कर दिया गया। कैनिंग द्वारा व्यापकगत सिद्धांत यानी राज विलय की नीति समाप्त कर दिया गया। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। ब्रिटिशकालीन भू राजस्व व्यवस्था, कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त 1893, टॉमस मुनरो एवं रीड 1820, मालवारी हॉल्ट मैकेंजी 1822। वर्ड इसको देख लेना है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन रहता नहीं है। लॉर्ड कैनिंग ने 1861 में पुलिस विभाग का गठन किया। भारतीय पुलिस अधिनियम 18,621, बंगाल के नील विद्रोह 1859 से 60 इसी के कार्यकाल में हुआ था, जिसके बाद नील आयोग का गठन 1860 में किया गया। इसी के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ। इसी के अधिनियम में धारा 15 के द्वारा विधवाओं को विवाह का वैधानिक अधिकार मिला। यूरोपीय सेना द्वारा 1859 ईस्वी में श्वेत विद्रोह हुआ। लॉर्ड एलिगन 18
कार्यकाल 1862 से 63। इसके समय ही वहाबी आंदोलन का दमन हुआ। 1863 ईस्वी में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हुई। इसने पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में कबायलियों के दमन के लिए अभियान चलाया। धर्मशाला उस समय का तत्कालीन पंजाब का हिस्सा था। लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 69। 1865 ईस्वी में भूटानियों ने ब्रिटिश भारत पर आक्रमण कर दिया। अफगानिस्तान के साथ हस्तक्षेप की नीति अपनाई। 1866 ईस्वी में उड़ीसा में तथा 1868 से 69 ईस्वी में बुंदेलखंड एवं राजपूताना में अकाल पड़ा। फलतः लॉरेंस ने सर जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया। उसने 1865 ईस्वी में भारत एवं यूरोपियों के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की। लॉर्ड मेयो 1869 से 72। भारतीय युवराजों को राजनीतिक प्रशिक्षण देने के लिए उसने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना करवाई। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना हुई। कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना 1872 ईस्वी में हुई। 1872 ईस्वी में भारत में प्रथम जनगणना इसी के समय में हुई। अंडमान द्वीप में एक अफगान ने 1872 में चाकू मारकर मेयो की हत्या कर दी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76। कार्यकाल इसने आयकर को समाप्त कर दिया। 1875 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत भ्रमण किया। इसी के समय नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में पारित हुआ और अंतर्जातीय विवाह को मान्यता मिली। इसने बदौड़ा में मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया। इसके समय पंजाब में कूका आंदोलन हुआ। कूका आंदोलन किसके? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय स्वेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटिश के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। इसने घोषणा की, मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। लॉर्ड लिटन कार्यकाल 1876 से 80 ईस्वी। यह एक साहित्यकार था जिसके कारण उसे ओवन मेरीडिथ के नाम से भी जाना जाता था। उसने 29 वस्तुओं से आयात कर हटा दिया। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग 1880 की स्थापना की। उसने दिल्ली में 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया। मार्च 1878 ईस्वी में लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। नोट: पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया। लिटन के समय बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब और मध्य भारत आदि में भयंकर अकाल पड़ा। 1878 ईस्वी में भारतीय सशस्त्र अधिनियम पारित हुआ। इसके तहत कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के शस्त्र धारण नहीं कर सकता था। उसने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश का अधिकतम आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। लिटन की गलती के कारण द्वितीय एंग्लो-अफगान युद्ध में अंग्रेजी सेना असफल रही। उसने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस को समाप्त कर दिया। उसने स्थानीय आश्वासन की शुरुआत की। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्ड, जिले में जिला उपविभाग, तहसील बोर्ड एवं नगरों में नगरपालिका का गठन किया। रिपन के समय भारत में पहली बार नियमित 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 ईस्वी में किया गया। तब से अब तक प्रत्येक 10 वर्ष पर नियमित जनगणना होती रही। तो आज का क्लास यहीं पर। अभी हम लोग नेक्स्ट जो इसका पार्ट 2 लाऊंगा उसमें जो है पेज नंबर 107 से पढ़ना चालू करेंगे हम लोग। तो चलिए, चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।